दोस्तों, मेरा नाम जयप्रकाश शर्मा है। आत्रेय ब्रदर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने ग्रहों के प्रभाव के बारे में देखा था कि जो हमारे कुंडली में 9 प्रकार के ग्रह हैं, उनका किस तरीके से हमारी लग्न कुंडली में प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, आज हम हमारी कुंडली में जो 9 प्रकार के ग्रह हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे कि उनमें देव ग्रह कौन से हैं और दानव ग्रह कौन से हैं। उसके बाद उच्च ग्रह और नीच ग्रह भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं देव ग्रह और दानव ग्रह। पहले तो इनमें देव और दानव में क्या ऐसा है जो कि हमें इनको अलग अलग लिखने की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, दोनों ही ग्रह हमारी लग्न कुंडली में अच्छे होते हैं और दोनों के दोनों ग्रह ही हमारी कुंडली में गलत भी होते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि दोनों ग्रह अगर सिचुएशन उनकी सही है तो दोनों के दोनों ही अच्छे परिणाम देंगे, लेकिन अगर गलत सिचुएशन में बैठे हैं तो दोनों के दोनों ही ग्रह आपको गलत परिणाम देखने को मिलेंगे। देव और दानव ग्रह। देव का मतलब देवताओं से जो उत्पन्न जो देव बने हैं, ग्रह बने हैं, उनको देव ग्रह बोलते हैं। और जो दानव राक्षसों से जो उत्पन्न हुए ग्रह, उनको दानव ग्रह कहा जाता है। दोनों के बीच में कोई भी मित्रता नहीं है, दोनों आपस में शत्रु हैं, क्योंकि देव और दानवों के बीच में कभी मित्रता होती नहीं है। ठीक, तो दोनों के बीच में मित्रता नहीं, दोनों शत्रु हैं। और जब दोनों एक जगह बैठ जाते हैं तब कुछ ना कुछ गलत ही आपको परिणाम देखने को मिलता है। अब सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारी कुंडली में जो देव ग्रह हैं वो कौन से हैं। तो यहाँ हम बात करते हैं देव ग्रह और इस साइड देखते हैं दानव ग्रह। देव ग्रह के अंदर आते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य की। सूर्य देव ग्रह में आता है। चंद्रमा, देवग्रह में आता है। मंगल, देवग्रह में आता है। और गुरुदेव, बृहस्पति देव। ये टोटल 4 देव हैं जो देव ग्रह के अंदर आते हैं। ये 4 ग्रह ऐसे हैं जो देव ग्रह के अंदर आते हैं। फिर बात करते हैं हम सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु, ये देव ग्रह हैं। फिर बात करते हैं दानव ग्रह। दानव ग्रहों में सबसे पहले आते हैं शुक्र, शनि, राहु और केतु। ये टोटल 4 ग्रह हैं। ऐसे दोनों ग्रह आपस में, दोनों में कोई मित्रता नहीं है। अगर दोनों में कोई भी, जैसे सूर्य के साथ शुक्र बैठ गया तो दोनों में मित्रता है, दोनों का भी कॉम्बिनेशन नहीं बनता। वो बात अलग है कि दोनों से मिलकर कोई ना कोई योग जरूर बनता है। अब वो योग आपकी कुंडली में सही बनता है या गलत बनता है, वो देखते हैं सिचुएशन के हिसाब से। लेकिन अगर सूर्य के स्थान पे अगर शुक्रदेव बैठ जाते हैं तो शुक्रदेव मार्क के हो जाते हैं। अगर शुक्रदेव के स्थान पे सूर्यदेव बैठ जाते हैं तो सूर्य मार्क हो जाते हैं। तो इनका कॉम्बिनेशन नहीं बनता, तो इन्हीं की वजह से ग्रह योगकारक और मारक बनते हैं। अब इनमें एक ग्रह ऐसे हैं जिसको बोलते हैं बुध ग्रह, बुध देव, जो ना तो देव ग्रह हैं लेकिन इनकी मित्रता दानवों से भी रहती है और हमारे देव ग्रहों से भी होती है। जैसे कि इनकी मित्रता सूर्य से होती है,
और इधर बात करें गुरुदेव से भी इनकी मित्रता होती है। ठीक, बाकी इन तीन दो ग्रहों से इनकी मित्रता नहीं होती। लेकिन बात करें इधर, यहाँ शुक्र से भी मित्रता है, शनि से भी मित्रता है, राहु और केतु इन सब से मित्रता है। यानी बुध देव ऐसे हैं जो कि देवताओं से भी मित्रता रखते हैं और दानवों से भी मित्रता रखते हैं। लेकिन देवताओं में सूर्य और बृहस्पति से मित्रता रखते हैं। बाकी ये जितने भी ग्रह हैं इन सब से बुध देव हमेशा मित्रता बनाए रखते हैं। तो इन बुध देव को यहाँ देखा जाता है समग्रह। समग्रह का मतलब होता है कि जो दोनों के साथ में काम करे उसे समी कहते हैं। ठीक, देवताओं के साथ भी काम करते हैं और दानवों के साथ में मिलके काम करते हैं। हालांकि हैं ये देवग्रह, लेकिन इनका काम दोनों पक्ष में है, दोनों से मित्रता रखते हैं। अगर बात करें कि अगर गुरुदेव इनमें किसी से भी मित्रता करें तो वो संभव नहीं है। ये देवताओं के स्वामी गुरुदेव हैं और दानवों के गुरु शुक्रदेव है। दोनों गुरु हैं, लेकिन ये दानवों के हैं और ये देवताओं के हैं। ये बात समझ में आ गई कि देव और दानव ग्रह में कौन से देव ग्रह हैं और कौन से दानव ग्रह हैं। उसके बाद हम देखते हैं उच्च ग्रह और नीच ग्रह। हमारी कुंडली में उच्च ग्रह कौन सी कंडीशन में बनते हैं? देखो, उच्च ग्रह और नीच ग्रह इनका भी फिक्स राशि में फिक्स है कि कौन सी राशि में देव उच्च के होते हैं और कौन सी राशि में ग्रह नीच के होते हैं। ये सब फिक्स है। जैसे ये भी फिक्स है कि बुध देव इन सब का मित्र है, लेकिन इनमें सिर्फ सूर्य और बृहस्पति का है। तो अब हम देखते हैं उच्च ग्रह और नीच ग्रह। उच्च और नीच। राशि लिखना, भी राशि भी लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे राशि, क्योंकि राशि से पता चलेगा ग्रह उच्च नीच। ठीक, यहाँ से हमें पता चलेगा। यहाँ हम लिखेंगे ग्रह कौन सी राशि में उच्च के हैं और कौन सी राशि में नीच के हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्यदेव की। सूर्यदेव सूर्यदेव हमेशा 1 नंबर राशि यानी मेष राशि में उच्च के होते हैं। यानी एक तो होता है कि योग कारक। योग कारक का मतलब कि हमारे कुंडली में अगर सूर्यदेव अच्छी कंडीशन में हैं, योग कारक हैं, तो वो अच्छे परिणाम देते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि हमारी कुंडली में सूर्यदेव उच्च के हैं, उच्च के होने के बाद वो अच्छे से अच्छे यानी अच्छे परिणाम दे रहे ना, उससे भी ज़्यादा अच्छे परिणाम देने लग जाते हैं। फिर बात करता हूँ कि अगर सूर्यदेव 7 नंबर राशि तुला राशि में अगर विराजमान हो जाते हैं तो हो जाते हैं नीच के। यहाँ आपको बहुत गलत परिणाम देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ सूर्यदेव नीच के हो जाते हैं। फिर बात करते हैं चंद्रमा। चंद्रमा वृष राशि 2 नंबर राशि के अंदर उच्च के होते हैं। और बात करें कि 8 नंबर राशि वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के हो जाते हैं।
वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के हो जाते हैं। तो यहाँ अगर चंद्रमा आपकी योग कारक हैं, अगर हाँ, यहाँ मैं आपको एक छोटा सा बात बता देता हूँ। अगर किसी कंडीशन में आपके चंद्रमा मारक है, मारक कंडीशन में है, लेकिन वो कौन सी राशि में बैठे हैं, वृष राशि में, तो वो मारक नहीं होकर अच्छे परिणाम देंगे, क्योंकि वो वहाँ उच्च के हो जाते हैं। ठीक, अभी हम ये भी देखेंगे कि कौन से ग्रह किस कंडीशन में जाके मारक कंडीशन में होते हैं और योग कारक कंडीशन में। योग कारक और मारक कंडीशन में डिपेंड है कुंडली। कुंडली में 12 राशि हैं और उन्हीं के स्वामी के अनुसार योग कारक ग्रह और मारक ग्रह की कैटेगरी बनती है। अब बात करते हैं हम, नेक्स्ट है मंगल देव। मंगल देव, मंगल देव मकर राशि में उच्च के होते हैं। ठीक, और कर्क राशि में मंगल देव नीच के हो जाते हैं। फिर बात करते हैं मंगल के बाद में बुध देव। बुध देव यहाँ कन्या राशि के अंदर 6 नंबर राशि के अंदर उच्च के होते हैं और 12 नंबर राशि के अंदर नीच के हो जाते हैं। मीन राशि के अंदर बुध देव नीच के हो जाते हैं। फिर बात करते हैं गुरुदेव बृहस्पति। बृहस्पति देव हमेशा कर्क राशि में 4 नंबर राशि में उच्च के होते हैं और 10 नंबर राशि मकर राशि के अंदर नीच के हो जाते हैं। फिर बात करते हैं, बृहस्पति तक हो गया, फिर बात करते हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव, शुक्रदेव हमेशा तुला राशि के अंदर बुधदेव का अपोजिट हो जाता है। यहाँ तुला राशि के अंदर तुला राशि नहीं है कि यहाँ मीन राशि के अंदर शुक्रदेव मीन राशि के अंदर उच्च के हो जाते हैं और कन्या राशि के अंदर नीच के हो जाते हैं। फिर बात करते हैं शनिदेव। शनिदेव यहाँ तुला राशि के अंदर उच्च के हो जाते हैं और मेष राशि के अंदर नीच के हो जाते हैं। ये हमेशा फिक्स रहेंगे, इसका कभी भी आपको उल्टा देखने को नहीं मिलेगा कि किसी और ग्रह में जाके उच्च के होंगे। हमेशा राशि देखी जाती है, उसी राशि के अंदर जो जो ग्रह मैंने लिख रहा हूँ वो उसी तरीके से उच्च और नीच के रहेंगे। अब बात करते हैं राहु केतु। वैसे राहु केतु के पास में स्पेशल कोई राशि नहीं होती, लेकिन राहु और केतु भी किसी न किसी राशि में उच्च और नीच के होते हैं। लेकिन राहु और केतु को हमेशा दो दो राशियों में उच्च और नीच के होते हैं, और जिसमें राहु उच्च के होंगे उसमें केतु देव नीच के होंगे, जिसमें केतु देव उच्च के होंगे उसमें राहु देव नीच के होंगे। ये चीज़ आपको देखने को जरूर मिलेगा। राहुदेव वृष 2 नंबर राशि और मिथुन राशि 3 नंबर राशि।
2 नंबर और 3 नंबर राशि में वृष और मिथुन राशि में राहु देव उच्च के रहेंगे, और वृश्चिक और धनु राशि में नीच के रहेंगे। राहु देव अगर वृष या मिथुन राशि में बैठे हैं तो वो हमेशा उच्च के रहेंगे। अगर मैं वृश्चिक और धनु राशि में बैठे हैं तो वो नीच के हो जाएंगे। केतुदेव बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट क्यों होता है? क्योंकि राहु और केतु हमेशा, किसी भी कुंडली को खोल के देखोगे, हमेशा राहु और केतु हमेशा आमने सामने मिलेंगे। तो आमने सामने होने के कारण यहाँ केतुदेव नीच के हो जाते हैं, यहाँ केतुदेव उच्च के हो जाते हैं। यहाँ राहुदेव उच्च के हैं, यहाँ राहुदेव नीच के हैं। तो सेम उल्टा फंडा हमारे यहाँ काम आता है। वृश्चिक राशि में वृश्चिक और धनु राशि में उच्च के, वृष और मिथुन राशि में नीच के। ये तो हो गया हमारे कुंडली में ग्रह उच्च और नीच के। पहले हमने देखा था कि हमारी कुंडली में 2 प्रकार के ग्रह होते हैं, सौम्य और आक्रामक, देवग्रह और दानव ग्रह। अब हमने देखा कि उच्च ग्रह और नीच ग्रह, हमारे जो कुंडली में जो 9 ग्रह हैं वो कौन सी राशि में उच्च के होते हैं, कौन से राशि में नीच के होते हैं। अब हम देखते हैं ग्रहों की दृष्टि। हमारी कुंडली में जो भी 9 प्रकार के ग्रह हैं उनमें हर ग्रह किसी न किसी दृष्टि मारता रहता है। भले वो कहीं पे भी बैठा हो, लेकिन उसको जिस घर में बैठा है उसके अलावा भी वो किसी और घर पे दृष्टि जरूर रखता है। जैसे हम बात करते हैं, पहले एक छोटी सी कुंडली बनाते हैं। यह हमारे पास लगन कुंडली है। ठीक, ये लगन कुंडली है। इसमें कुछ कुछ ग्रह हैं, जैसे कि बृहस्पति, और राहु केतु। बृहस्पति, राहु, केतु, ये 3 ग्रह ऐसे हैं जिनकी दृष्टि 3 ग्रहों पे रहती है। 5 नंबर घर, 7 नंबर घर और 9 नंबर घर। 5, 7, 9। ठीक, अब कैसे पता चले? जैसे कि हमारी कुंडली में बृहस्पति देव यहाँ बैठे हैं 7 नंबर घर में, तो इनकी पहली दृष्टि कहाँ रहती है? 1, 2, 3, 4, 5। जैसे उनकी दशांतर दशा आएगी तो इस घर से संबंधित भी रिजल्ट देंगे, और 5वें घर से संबंधित भी रिजल्ट देंगे, और 7वां घर आता है 6, 7, इस घर से संबंधित भी रिजल्ट देंगे, और 9 इस घर से संबंधित भी रिजल्ट देंगे। यानी जब भी बृहस्पति, राहु, केतु इनकी जब जब भी दशांतर दशा चलेगी तो वो 5 नंबर घर, 7 नंबर घर और 9 नंबर घर स्वयं जिस राशि में बैठे हैं वहाँ, उसके अलावा 3 ग्रहों पे और दृष्टि रखते हैं और उनको भी एक्टिव करते हैं, और उनसे भी मिलने वाले परिणाम आपको देखने को मिलता है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं मंगल देव। मंगल देव 4, 7 और 8। जैसे हमारी कुंडली में
मंगल देव कहीं पे, जैसे यहाँ बैठे हैं मंगल देव, ठीक, तो मंगल देव कहाँ कहाँ दृष्टि डालेंगे, 1 2 3 4 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 4, इन 4 ग्रहों पे मंगल देव दृष्टि डालेंगे। और जब भी मंगल देव की दशा अंतर्दशा आएगी तो जिस राशि में बैठे हैं उस राशि के साथ साथ और जितने ग्रह हैं उनको भी एक्टिव कर देंगे, और उनसे भी मिलने वाले परिणाम शुभ अशुभ जो भी हैं, मंगल देव जिस कंडीशन में हो उसी कंडीशन में आपको रिजल्ट देना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद बात करते हैं शनिदेव। शनिदेव का फंडा है 3 7 और 10। शनिदेव 3 नंबर घर, 7 नंबर घर और 10 नंबर घर। जैसे कि मान लो शनिदेव हमारे लग्न में बैठे हैं, ठीक, तो लग्न से जब भी इनकी दशा अंतर्दशा आएगी लग्न को एक्टिव करेंगे, लग्न से तीसरा घर 1 2 3 इसको एक्टिव करेंगे, फिर 7वां घर और 10वां घर, ऐसे 4 ग्रहों को एक्टिव कर देंगे और 4 ग्रह से संबंधित जो भी आपको अच्छे या बुरे परिणाम मिलने थे वो स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी जितने भी 1 2 3 4 5, ठीक, इन 5 के अलावा और जो 4 ग्रह हैं उन सब की दृष्टि हमेशा 7वें घर पे रहती है। बाकी सभी ग्रह जो 5 ग्रह हैं, बृहस्पति देव, राहु, केतु, मंगल और शनि, इनकी फिक्स वो है कि राहु केतु बृहस्पति 5 7 9 पे दृष्टि डालते हैं, मंगल देव 4 7 8 पे दृष्टि डालते हैं, शनिदेव 3 7 और 10 पे दृष्टि डालते हैं। इनके अलावा जो जितने भी ग्रह बचे हैं उन सभी ग्रहों की दृष्टि होती है सिर्फ 7वें घर पे। वो जहाँ पे भी बैठेंगे, यहाँ पे बैठेंगे तो यहाँ से 7वीं दृष्टि यहाँ आती है। तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे भी वो अपनी दृष्टि डालकर अपने घर को एक्टिव कर देंगे। तो ये तो हो गया सभी ग्रहों की, हमारी कुंडली में जो 9 ग्रह हैं उनकी दृष्टि के कौन सा ग्रह कहाँ बैठकर किस तरीके से परिणाम करता है और उसके साथ साथ वो किस किस घर को एक्टिव करता है। अब देखते हैं ये हो गया। उसके बाद में अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि हमारे जो कुंडली में जो 9 ग्रह हैं इनमें कौन से ग्रह सौम्य हैं, कौन से आक्रामक हैं और कौन से पापी ग्रह हैं। ये भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुंडली के अनुसार, हमारी कुंडली के अनुसार जो ग्रह बैठे हैं उनके अकॉर्डिंग ही हमें रिजल्ट देखने को मिलता है। तो एक तो होता है सौम्य ग्रह। सौम्य ग्रह ये ऐसे ग्रह होते हैं कि इनके अगर अगर ये ग्रह गलत कंडीशन में बैठे हैं, यानी मारक कंडीशन में बैठे हैं या नीच कंडीशन में बैठे हैं, तो इनका कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता, गलत परिणाम ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर ये उच्च के होते हैं, अच्छे कंडीशन में बैठे हैं, तो इनका अच्छा परिणाम देखने को मिलता है। अगर जैसे एक छोटी सी बात मैं बता दूँ, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको गुस्सा बहुत कम आता है, तो उन्हें सौम्य के रूप से हम जानते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको छोटी सी बात कह दो वो तुरंत गुस्सा कर देते हैं, उनको बोलते हैं आक्रामक, गुस्सेल। और कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो पापी कहलाते हैं, जो पाप करने पर मजबूर कर देते हैं। तो ग्रह ऐसे भी 3 प्रकार के ग्रह होते हैं, सौम्य, आक्रामक और पापी।
ये 3 प्रकार के ग्रह होते हैं, जिसमें सौम्य, आक्रामक और पापी कौन कौन से ग्रह हैं वो भी आपको इसी वीडियो के जरिए हम बताते हैं। तो सौम्य में आते हैं 1 नंबर पे गुरुदेव, ठीक। दूसरा, यहाँ पे जो सौम्य, आक्रामक, पापी ग्रह हैं, इनमें मैंने ये नहीं बताया कि कौन से देव ग्रह हैं कौन से, इसमें सब देव ग्रह में भी सौम्य है और पापी ग्रह में भी सौम्य आएंगे। ऐसे ही आक्रामक में सौम्य देव भी आएंगे और दानव भी आएंगे, और इसमें भी ऐसा ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसमें है सबसे पहले गुरु, दूसरे नंबर पे है शुक्र ग्रह, और तीसरे में है चंद्रमा। ये 3 ग्रह ऐसे हैं जिनको सौम्य ग्रह कहा जाता है। इनके जब दशांतर दशा आती है तो कुछ ज़्यादा अपनी लाइफ में गलत परिणाम नहीं देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करते हैं आक्रामक ग्रह। आक्रामक ग्रह में एक में आते हैं मंगल देव, ये बिल्कुल सादा स्वभाव के हैं, ये गुस्से वाले हैं, ठीक। इनको गुस्सा बड़ा जल्दी आता है और गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। अभी इनको और थोड़ा गहराई से मैं बताने जा रहा हूँ। फिर दूसरे में है सूर्य। ये जो ग्रह हैं, इनको आप कितना ही गुस्सा दिला दो, ये आपको गलत रिजल्ट नहीं देखने को मिलेंगे। लेकिन इस आक्रामक ग्रह, इस ग्रह वाले व्यक्ति जिसकी जन्म कुंडली में मंगलदेव और सूर्यदेव लग्नेश हैं या इष्ट देव हैं या उनके राशि के पति हैं, राशि के मालिक हैं, तो ऐसे व्यक्ति को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, और इतना तेज़ गुस्सा आता है कि वो गुस्से में सिर्फ गुस्सा ही कर सकता है, इससे आगे नहीं, सिर्फ गुस्से तक ही सीमित रहता है। लेकिन गुस्सा बड़ी जल्दी आता है, ठीक। उत्तेजना बहुत जल्दी होती है क्योंकि ये आक्रामक ग्रह है, ठीक। ये सौम्य ग्रह हैं, इन पे इतना जल्दी गुस्सा नहीं आता है, इनको गुस्सा बड़ी जल्दी आता है। अब बात करते हैं पापी ग्रह। पापी ग्रह का मतलब होता है कि वो पाप करने पर मजबूर कर देते हैं। जैसे ये ग्रह गुस्सा कर देते हैं, गुस्सा होते हैं लेकिन गुस्से तक ही कायम रहते हैं, लेकिन ये ग्रह पाप करने पर भी मजबूर कर देते हैं इंसान को। जैसे कि डायरेक्ट किसी बात पे किसी व्यक्ति का झगड़ा हो गया और झगड़े में व्यक्ति को मार दिया गया, तो वो पाप करने पर मजबूर कर देते हैं, वो होते हैं पापी ग्रह। तो वो ग्रह कौन कौन से हैं? 1 नंबर शनिदेव, 2 नंबर राहु, और 3 नंबर केतु। ये 3 ग्रह ऐसे हैं जो पापी ग्रह होते हैं और पाप करने पर मजबूर कर देते हैं इंसान को, ठीक। ये हो गया हमारे कुंडली में लगभग ग्रहों की स्थिति कि ग्रह किस तरीके से हमारी कुंडली में जन्म दे रिजल्ट देते हैं, और ग्रहों से किस किस तरह से हमारे शरीर में एनर्जी मिलती है। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो हमारी जो आएगी वो आएगी अब प्रत्येक 12 राशियों के प्रत्येक राशि के अंदर कौन से ग्रह उच्च योग कारक होते हैं और कौन से ग्रह मार्ग कंडीशन में होते हैं। तो तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी है, बिल्कुल आपको सीखने में कोई भी दिक्कत नहीं आई है, कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको बिल्कुल गहराई से सिखाऊं और बिल्कुल साधारण तरीके से समझाऊं, क्योंकि मैंने यही वीडियो डिजिटल फॉर्मेट में बना रखी है, जिससे कि कुछ लोगों को समझ में नहीं आया कि इसमें मैं किस तरीके से आपको समझा पा रहा हूँ, लेकिन ये बिल्कुल ईजीली है। इससे बढ़िया कहीं पे भी किसी भी फॉर्मेट में व्यक्ति नहीं समझा पाता। तो मैं आपको सबसे इजी वे में आपको यह वीडियो बना के इस कुंडली से संबंधित ग्रहों से संबंधित आपको कुछ जानकारी दिया हूँ। अगर आपको अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल पे जो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 आ रखे हैं पहले उनको देखें, ताकि ये वीडियो आपको अच्छी लगे और समझ में आए, और वीडियो को पूरे ज़रूर देखें,
क्योंकि जब तक वीडियो पूरी नहीं देखोगे ना आपको समझ में नहीं आएगा। एंड में आके लोग क्या कर देते हैं, वीडियो को स्किप कर देते हैं। तो वह हमारी कुंडली जो सीख रहे हैं वो नहीं सीख पाते और आधा अधूरा ज्ञान लेकर ही चले जाते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम।